हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राउट फिजिक्स में ग्रेट वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एमबीबीएस टारगेट लेकर चल रहे हैं 2022 का। नीट की क्लासेस आपको दे रहे हैं रेगुलर। आज हम बात करने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट की मैं प्रीवियस लेक्चर में 2 क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पहले उन क्लासेस को देख लेना, ताकि आपको ये वाली क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर 3rd क्लास है, तो इसका मतलब आप समझते होंगे कि इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस का नॉलेज नहीं होगा तो इस क्लास में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि डायमेंशंस के यूज क्या है। भैया हमने डायमेंशन पढ़ी है तो हमको पता होना चाहिए उसके यूजेस क्या है, राइट। तो आज हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कुछ यूजेस में आपको बताऊंगा कि उसके 4 टाइप्स के यूजेस होते हैं। फर्स्ट यूज होता है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे वो, और आपसे पूछेंगे इसका यूनिट डिटरमाइन करिए, राइट। सेकेंड टाइप का यूज किस तरह का आता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द एन इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन लिखकर दे देंगे, आपको उस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डन। अगला इसका यूज किस तरह का आता है, टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आपको बहुत सारी क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन बनाकर एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पे आप फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट। अगला आता है इसमें कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो एक सिस्टम में आपको यूनिट दिया होगा, उसको आप अदर सिस्टम में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी जो यूजेस हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला यूज मैं लेकर चल रहा हूँ, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान से समझिएगा, बस इसके लिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर को देख लेना ताकि ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट। तो बात करेंगे टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपके सामने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनका हम यूनिट ड्राइव करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको अंदाज भी मिलेगा किस तरह से मैंने निकाला हुआ था। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ, याद दिला देता हूँ मैं आपको। जैसे हम बात करें लेंथ की डायमेंशंस होती है बेटा L होती है। कितनी होती है? L। मास की बात करें तो मास की डायमेंशंस होती है M, ठीक है। और टाइम की बात करें तो टाइम की डायमेंशंस होती है T। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की डायमेंशंस होती है हमारी K। और करंट की बात करें तो करंट की डायमेंशंस होती है हमारी A, राइट। तो अभी आपको इन्हीं की आवश्यकता है। लेंथ की डायमेंशन L, मास की डायमेंशन M, टाइम की डायमेंशन T, टेम्परेचर की K और करंट की क्या होती है, A होती है। तो ये डायमेंशन आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत सारी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज मैंने ली है। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने क्लास 12th में स्टडी किया होगा, तो आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला जो होता है, अब मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डायमेंशन का यूज सिखा रहा हूँ। तो जब मैं अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लूंगा तो मैं इसकी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसका फॉर्मूला होता है E इंटू A, यानी कि E का मतलब होता है इंटेंसिटी। क्या होता है भैया? इंटेंसिटी, राइट। और A का मतलब होता है एरिया। क्या होता है भैया? एरिया, ठीक है। एंगल भी आता है, वो डायमेंशन लेस है तो उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिया, E इंटू A। एनीवे आप याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू A। अब इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, इसका हमको क्या बनाना है, यस, इसका हमको यूनिट बनाना है। क्या बनाना है? यूनिट। तो सबसे पहले अगर आप इंटेंसिटी ऑफ एरिया का यूनिट, मतलब इसका यूनिट बनाना चाहते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि E जो चीज है इसको हमने नाम क्या दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी। तो आपको क्या इसका फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला याद है? तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन चार्ज। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर हम फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t-2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन होती है AT। क्या होती है भैया? AT। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ml t, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो t-3, और ये कितना हो जाएगा, A-1, ठीक है। m का मतलब मास, l का मतलब लेंथ, t का मतलब टाइम, और a का मतलब होता है एम्पियर, राइट। तो ये हमने किसकी डायमेंशन निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, ml t-3 A-1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे ml
T-3 A-1, राइट। ओके, ये किसकी हो गई, इंटेंसिटी की हो गई। अब एरिया की डायमेंशन क्या होती है, ये तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, L² होती है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व करिए। कितना हो गया, m, एक L यहाँ पर है, 2L यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया L³ और T⁻³ हो गया, और A की पावर कितना हो गया, -1 हो गया। तो ये आपने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन निकाली। अब बात मैं किसकी कर रहा हूँ, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसकी यूनिट बताना चाहता हूँ। तो देखिए यूनिट कैसे बताएंगे, आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखकर बता सकते हैं। इसकी डायमेंशन देखिए, मास का यूनिट क्या होता है, kg, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, पावर लगी क्यू तो पावर लगाइए, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, पावर लगी है, पावर लगाइए, एम्पियर का क्या होता है, ए, तो ये आ जाएगा। तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला इस क्वांटिटी का यूनिट। किस बेसिस पर निकाला, डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर निकाला, डायमेंशंस के बेसिस पर निकाला। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा है, इसका और भी यूनिट होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये भी क्या होता है, यूनिट होता है। लेकिन ये वाला जो यूनिट हमने निकाला है, ये फॉर्मूले के बेसिस पर निकाला है। किसके बेसिस पर निकाला है, फॉर्मूले के बेसिस पर निकाला है। और ये वाला यूनिट हमने निकाला है, वो किसके बेसिस पर निकाला है, डायमेंशंस के बेसिस पर निकाला है। अगर आप चाहें तो एक और फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। कैसे बना पाओगे, जैसे कि मैं अगर बात करूं, देखिए न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और 1 मीटर और बच गया, और अपन में क्या, कूलाम। अब न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क होता है। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका एक और यूनिट बन जाएगा जूल इंटू मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा, राइट। इसी तरह से जूल पर कूलाम एक चीज़ का और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं, बोल्ट इंटू मीटर, बोल्ट इंटू मीटर किसका यूनिट हो गया, ये भी आपका किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्योंकि जूल पर कूलाम का मतलब होता है बोल्ट, और मल्टीप्लाई में क्या है, मीटर। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या बना सकते हो, यूनिट बना सकते हो। एनीवे, मैंने आपको जो बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। अभी इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं तो निकालना आना चाहिए, सीधी सी बात है। एरिया का डायमेंशन ये है, इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाया, और यहाँ से देखकर आप बता सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए। तो ये यूनिट बेसिस ऑफ डायमेंशंस है, और ये वाला यूनिट फॉर्मूले के बेसिस पर है। और इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया तो एक यूनिट ये निकल आया, और कन्वर्ट कर लिया तो एक यूनिट ये निकल आया। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बहुत सारे यूनिट बना सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज होगी। डन, समझ में आया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टीफन कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे कोई एक ब्लैक बॉडी है, क्या चीज़ है, ब्लैक बॉडी। उस ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं। तो हमने इसका जो डेफिनेशन इस तरह से बनाया हुआ है कि इस ब्लैक बॉडी का एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। और इस 1 मीटर स्क्वायर से एक सेकंड में जितनी एनर्जी निकलती है, वो जो एनर्जी जो होती है इस बॉडी के, ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। क्या होती है, 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो एक सिग्मा, एक कांस्टेंट लगता है सिग्मा। इस सिग्मा को क्या कहा जाता है, स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है। तो हम किसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट का। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, E/T4। कितनी आएगी, T4। लेकिन अभी आपको मैंने डेफिनेशन में कुछ चीज़ें बताई थी कि एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, और टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, पर सेकंड। तो इसमें हम अपॉन में लिखा है तो यूनिट एरिया और टाइम भी ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं, टाइम। तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड। क्या आ जाएगा भैया, सेकेंड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, T⁴। तो ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। तो अब इसका हम बनाते हैं यूनिट। क्या बनाते हैं भैया, यूनिट। ओके, आप चाहो तो टाइम भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, टाइम पर सेकंड। डन। चलिए एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, तो आपको पता होगा। एनर्जी यानी कि वर्क, तो क्या होता है, mL/T-2 होता है, ठीक है भैया। एरिया का क्या होता है, L² होता है। और टाइम का क्या होता है, T होता है।
और टी की पावर 4 यानी कि केल्विन, केल्विन की पावर कितना हो गया 4। डन। चलिए इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कुछ कैंसिलेशन हुआ है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एम, ओके एम आ जाएगा, और टी ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर, अच्छा एल तो कैंसिल ही हो गया, तो हम चाहें तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एल की पावर 0 और टी की पावर कितना हो जाएगा ये -3 हो जाएगा, और के की पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। अच्छा अब हमको क्या बनाना है, इसका यूनिट बनाना है। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, लेंथ तो इसमें है ही नहीं, टाइम क्या होगा सेकंड, और पावर कितनी है -3, केल्विन का केल्विन ही होता है, तो ये हो गया। तो ये हमने जो चीज़ बनाई है ये क्या है, स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट, बेसिस ऑफ डायमेंशन, बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब चाहें तो हम इसका फॉर्मूले के बेसिस पर भी यूनिट बना सकते हैं। तो एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, जूल अपॉन एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसको मैं चलो इस तरह से लिख देता हूँ, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड और केल्विन की पावर 4। तो ये जो चीज़ निकल कर आई है ये भी इसका यूनिट है, लेकिन ये किसके बेसिस पर है, फॉर्मूले के बेसिस पर। और ये जो चीज़ निकल कर आई है ये भी इसका यूनिट है, लेकिन ये किसके बेसिस पर है, यस डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर। ठीक है, समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं इसके ये वाला, इसका ये निकालते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, चलिए उसके निकालते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जब क्लास 12 में हम लोग कूलम्ब्स, क्लास 12 में आपने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया होगा, तो वहाँ पर एक शब्द आता है परमिटिविटी, ठीक है, परमिट करना। अब वो क्या चीज़ होती है वो मैं उसी समय डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको कूलम्ब लॉ पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको एक फॉर्मूला याद होगा कूलम्ब लॉ का। कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक Q1 चार्ज है भैया, एक Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला ये होता है भैया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस परमिटिविटी का, ये वाली जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका हमको यूनिट ड्राइव करना है बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो ठीक है, तो इस परमिटिविटी को हम इधर ले आएंगे, इस परमिटिविटी को हम इधर ले आएंगे और बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो Q1 Q2 अपॉन फोर्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता, तो उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। अब देखिए जरा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 80 होता है। दो बार चार्ज है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ML/T-2 होता है, ठीक है भैया। और डिस्टेंस का क्या होता है L, तो L स्क्वायर कर दिया, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। M देखो M ऊपर जाएगा तो M की पावर कितना हो गया -1 हो गया, L और L 3L हो गया, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो गया। T की पावर कितना, ये देखो माइनस का ऊपर जाएगा, T की पावर प्लस का हो जाएगा, 2 T और मिल जाएंगे तो 4 हो गया, और A की पावर 2 है ही, राइट। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया इसका, यस ये हमने निकाल लिया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि डायमेंशन निकाल ली हमने किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, ठीक है, ओके डन। अब इसका यूनिट क्या होगा, केजी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी -1, लेंथ का मीटर -3, ये क्या चीज़ है अपने पास, टाइम, टाइम का क्या होता है सेकंड की पावर 4, ये क्या है एम्पियर, एम्पियर की जगह एम्पियर। तो ये जो चीज़ आपके सामने आई है ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है बेसिस ऑफ डायमेंशंस। आप चाहें तो इसका यूनिट दूसरा भी निकाल सकते हैं बेसिस ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के बेसिस पे क्या निकलेगा, देखो ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम, एक और चार्ज है तो एक और कूलम, अपॉन फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट निकल कर आया है वो एप्सिलॉन नॉट का कौन सा यूनिट है, बेसिस ऑफ फॉर्मूला, कौन सा ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला है इसका मेन फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो यूनिट निकल कर आता है ये डायमेंशंस के बेसिस पर, समझ में आया। चलिए अब हम लास्ट ट्राई करके देख लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक मतलब नेक्स्ट यूजेस के तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने ये दो बॉडीज़ हैं आपके पास, इसका मास m1 है, ये एक बॉडीज है इसका मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F=G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। हमको जी की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल जी, कोई तो बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भैया, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए,
इसको यहाँ ले जाइए और मास को कहाँ ले जाइए, नीचे ले जाइए। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2। ठीक है, और डिस्टेंस का क्या होता है, एल स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए। मास का क्या होता है m, एक और मास का क्या होता है m। ठीक है, तो इक्वल का साइन दीजिए, एक मास से एक मास कैंसिल, एक मास ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, l और l की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -2 है ही यहाँ पर। तो ये आ गया आपका कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस। अब इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो मास का क्या होता है kg, पावर लगी है तो -1, लेंथ का क्या होता है मीटर, पावर लगी है तो 3, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो पावर लगी है 2। तो ये क्या आ गया इसका यूनिट बेसिस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका चाहे तो हम फॉर्मूले के बेसिस पर निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर अपॉन मास केजी का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर और ये फॉर्मूले के बेसिस, समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो अब उसको देखिए कैसे करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक आपके पास पेंडुलम है, पेंडुलम का एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, t = 2π √ में L/G। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बताया है आपको t क्या है, t इज़ अ टाइम पीरियड। क्या है अभी, टाइम पीरियड। ओके, 2π क्या है, 2π इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, L क्या है, L इज अ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है भाई, और G क्या है, G इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ओके। तो ये सब हमको दिया हुआ है कि t को क्या बोलना, 2π को क्या बोलना, l को। अब इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, बस ये लिखना है डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू 2π को छोड़ दीजिए, डायमेंशंस ऑफ l, ठीक है, अपॉन डायमेंशन ऑफ g, राइट। अब डायमेंशन ऑफ t कितना होता है आपको याद है, कितना होता है, t होता है, यानी कि टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t होता है। ठीक है, अच्छा, डायमेंशन ऑफ l, l का क्या होता है, लेंथ का, l लेंथ ही होता है, l ही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, Lt-2 होता है। अब कई कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या कर दिया, अरे भैया पहली वाली क्लास देख कर आओ तो आपको समझ में आएगा क्या कर दिया। ठीक है, चलिए अब L से L कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो ये तो चल ही रहा है, इधर वाला तो चल ही रहा है, इधर वाले का क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यस, t की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये कैंसिल हो गया रूट से, तो ये क्या आ गया, t आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हमारा ये इक्वेशन क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा, डायमेंशनली। तो हमने क्या कर लिया, एक इक्वेशन आपको दिया था उसको हमने चेक कर लिया, किसके बेसिस पर, डायमेंशन के बेसिस। चलिए कोई बात नहीं, और एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलिए आपको दिया है h = ut + हाफ at²। इस इक्वेशन को तो आप पहचानते होंगे, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, t क्या होता है, टाइम, और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है, डायमेंशन लिखनी है। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, l होती है भैया। ठीक है, वेलोसिटी की कितनी होती है, Lt-1 होती है, टाइम की क्या होती है, t होती है प्लस, ठीक है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, Lt-2 होती है, टाइम की क्या होती है, t होती है। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो ये कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ डिग्री, 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, l बचेगा। यहाँ पर देखो 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, l बचेगा। ये दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है, लेंथ को ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, एल आ गया तो यहाँ पर भी कितना है एल, तो इसका मतलब इसको भूल जाइए, एल बराबर एल आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये दिया गया इक्वेशन जो है वो कैसा है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप ट्राई करके देखिए, बहुत सारे आपकी बुक में जो भी आपके पास बुक होगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप बेसिकली इसी मेथड से कर सकते हैं उसको ट्राई कि ये करेक्ट है या नहीं। बस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। डन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की एप्लीकेशन की तरफ। इसका नाम क्या है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको कैसे निकालेंगे उसको देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, राइट, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। डन। तो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट, ये जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये जो टाइम पीरियड होता है ना वो पेंडुलम की लेंथ पर, किसके लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने के लिए हमने ये बना लिया प्रोपोर्शनल का साइन। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये जो टाइम पीरियड है ना लेंथ के साथ भी रिलेट है, ये जो टाइम पीरियड है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ भी रिलेटेड है, लेकिन कितनी बार रिलेटेड है उसको बताने के लिए हम इसकी पावर a मान लेंगे, इसकी पावर हम b मान लेंगे। तो टाइम जो रिलेटेड है लेंथ से उसकी डायमेंशन a मान ली, टाइम जो रिलेटेड है g से उसकी डायमेंशन हमने कितनी मान ली, b मान ली। तो हमको a और b का ही पता लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये स्टेप आपकी यहाँ से बनेगी, क्वेश्चन पढ़ के बनेगी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो हम एक कांस्टेंट लगाते थे, सपोज वो k है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये दोनों साइड की आपको डायमेंशंस लिखना है। टाइम की डायमेंशंस आपको पता है क्या होती है, टाइम की डायमेंशन t होती है, क्या होती है, t होती है। लेंथ की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, आंसर है l होती है। पावर लगी है a तो मैं a लगा देता हूँ, ठीक है। और g क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt-1 होती है। पावर क्या लगी है b, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, b का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डन। इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हमने दोनों साइड की क्या लिख ली, डायमेंशन। के तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री। यदि कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। ये भी हो गया, ठीक है भाई, ये भी। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, जी क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt-2 होता है, तो ये 2b आएगा। कितना आएगा भाई, 2b, राइट। ओके, तो ये कितना है t। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी फिलहाल उसका नाम सुन लीजिए, उसको बोलते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि सेम टाइप की क्वांटिटीज की डायमेंशन की क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे हम सेम टाइप की। तो यहाँ पर देखो हमारे पास t है और यहाँ पर भी t है, यहाँ पर l है, लेकिन यहाँ पर l है क्या, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। l की पावर 0, t की पावर आपको पता है 1 है। तो देखो यहाँ पर भी l हो गया, यहाँ पर भी l हो गया, लेकिन l की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, तो वो तो t लिखा है। तो वाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा ये बताता है कि सेम टाइप की आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी पावर को क्या कर सकते हो, आप आपस में रिलेट कर सकते हो। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर l की डायमेंशन क्या है, 0, तो आपने 0 लिखा। यहाँ पर l की डायमेंशन कितनी है, a प्लस बी, तो आपने क्या लिखा, a प्लस बी। तो इम्प्लाई करके यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी, बी की निकालेंगे तो माइनस ए। डन। इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता होगा। यहाँ पर a की डायमेंशन कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, 2b। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितनी जाएगी, माइनस का 1/2। अब इस b की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1/2। अब a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए पुट करते हैं। l की डायमेंशन कितनी है, a, तो a की पावर कितनी है, 1/2, और g ये कितना है, माइनस का 1/2। डन। तो चलिए अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, l की पावर 1/2 और g नीचे चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 1/2 का मीनिंग क्या होता है, यस, अंडर रूट होता है, तो ये हो जाएगा l/g। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, और रिलेट कर हमने इसका क्या बना दिया, फॉर्मूला। तो डायमेंशन से हम
किसी भी बहुत सारी क्वांटिटी को आपस में रिलेट करके वो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देख लेते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स। एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको बांध के रखा हुआ, उसको प्लग किया तो उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, तो उसकी हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है? न्यू। तो हम लेट करेंगे, लेट फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? न्यू दी हुई है हमको, ठीक है, ओके। आगे बोला है स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। ये जो फ्रीक्वेंसी वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है, और टेंशन यानी कि उसमें कितना टेंशन है, कितना टाइट आपने उसको कसा है, उस पर डिपेंड करती है। इट्स मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ पर क्या करती है? डिपेंड करती है। डिपेंड करने के लिए प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। फ्रीक्वेंसी एल पर कितनी बार डिपेंड करती है? उसको ए माना। टी पर कितनी बार डिपेंड करती है? बी माना। और पर यूनिट मास पर कितनी बार डिपेंड करती है? उसको सी माना, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है? ए बी सी निकालना। तो तरीका वही है जो अभी आपको बताया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा, और बाकी सब तो जैसा करते ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पर के इज द कांस्टेंट लिख देना, एक लाइन के इज द कांस्टेंट, डन। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? टी माइनस 1 होती है, ठीक है। लेंथ की क्या होती है? एल होती है। तो पावर लगी है ए, तो ए लिख लेता हूँ। टी को टाइम मत समझना, यहाँ पर क्या है? टेंशन। टेंशन यानी कि फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 होता है। पावर कितनी लगी है? बी, तो इसकी पावर भी बी हो जाएगी, इसकी पावर बी हो जाएगी, और इसकी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा, डन। अब m, m क्या है? पर यूनिट लेंथ का मास, पर यूनिट लेंथ का मास, यानी कि l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा? m अपॉन l। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m, और लेंथ का l, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ml माइनस 1। तो ये चीज़ है, तो m के स्थान में क्या आएगा? ml माइनस 1, लेकिन पावर c लगी है तो c लिख लेता हूँ, माइनस का c हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। तो ये हमने डायमेंशंस लिख दी। अब हमने एक ही ब्रैकेट में लिखना है, तो देख लीजिए क्या क्या करना पड़ेगा। m ले लेते हैं पहले, m की पावर b है, और प्लस यहाँ पर कितनी हो जाएगी? c है। l की पावर यहाँ पर a है, यहाँ पर कितनी है? b है, और यहाँ पर कितनी है? c है। t की पावर, t यहाँ पर नहीं, अकेला है t, 2b, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर m है, l है, और t भी है, तो यहाँ पर केवल t है, तो m नहीं है तो m की पावर 0, l नहीं है तो l की पावर 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल से सेम टाइप की जो क्वांटिटीज होंगी उनकी डायमेंशन को हम आपस में क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। तो m की डायमेंशन कितनी है? 0। यहाँ पर कितनी है? b प्लस सी। तो आप चाहें तो इम्प्लाई करके b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का c आ जाएगा, डन। यहाँ पर l की डायमेंशन कितनी है? 0, और यहाँ पर कितनी है? a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर t की डायमेंशन कितनी है? 1, और यहाँ पर कितनी है? माइनस 2b। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू 1/2 हो गई। अब इस b की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई, ठीक है भाई, सही है, ओके। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी है? 1/2, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का, तो प्लस का 1/2, ठीक है। ये कितना हो गया भाई? ये आपका 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इन सबको रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए न्यू इक्वल टू के, लेंथ की पावर कितनी हो गई? -1 हो गई, और t की पावर कितनी है? t की पावर कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? t की पावर 1/2, और m की पावर कितनी है? माइनस का 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो k ओपन क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, t की पावर 1/2 और m की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा आपका k अपॉन l अंडर रूट में t और m। तो ये क्या आ गई? इसकी रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपस में आप उसको रिलेट कर सकते हो और एक रिलेशन बना सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो। बट आपको ये वाली लाइन अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है वो लेंथ पर और टेंशन पर और पर यूनिट मास पर डिपेंड करती है। तो ये आपको बनाना है, और उसके बाद ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप इनको कर पाओगे। तो अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन हम करते हैं। अब देखेंगे हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम, ठीक है। अब उसको देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर क्या होती है? C। ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अगर आपके पास ये सब वैल्यू है ना, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अब करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। तो ये हमको ग्राम, देखो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाए थे, एक सीजीएस सिस्टम पढ़ाया हुआ था, एमकेएस पढ़ाया हुआ था, एफपीएस पढ़ाया हुआ था, ठीक है, और एसआई पढ़ाया हुआ था। तो ग्राम किस में आता है, सीजीएस में आता है। तो ये आपको सीजीएस सिस्टम में दिया है और आपसे बोल रहा है काय में कन्वर्ट करिए, एसआई सिस्टम में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वही आपको सीखना है, बेसिस ऑफ डायमेंशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ आपको दी है, क्या दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी है, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, ml-3 T0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका, यस, आपकी डेंसिटी का, ठीक है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू बता सकते हो 1, बी की वैल्यू बता सकते हो -3 और सी की वैल्यू बता सकते हो कितनी, 0, ठीक है। और आप अब देखिए, अब आप क्या करोगे, n1 आपको पता है कितना है, 1 है। अब आपको एक सिस्टम में यूनिट लिखने हैं, तो यहाँ पर मास है, लेंथ है और टाइम है, तो सबकी यूनिट लिखनी है। तो आप m1 की वैल्यू लिखेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, m1 की। तो m1 सीधे सिस्टम में मास को काय में मेजर किया जाता है, ग्राम में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम, क्या लिखेंगे, 1 ग्राम। अब अपने फॉर्मूले में L आता है, तो L1 सीधे सिस्टम में लेंथ को काय में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर। और टाइम आपको दिया नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो और कोई दिक्कत वाली हो, चलो लिख ही लेते हैं, हमने मान लिया है तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से सुनिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है आपको वाटर की डेंसिटी का एसआई सिस्टम में। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ डेंसिटी लिखेंगे, तो यहाँ से आपको ए की, बी की और सी की वैल्यू पता चल जाएगी, डन। चलिए, उसके बाद ये जो वैल्यू होती है, ये फर्स्ट सिस्टम में n1 की वैल्यू दी है। अब सेकेंड सिस्टम में आपको n2 की वैल्यू निकालनी है और उसको काय में कन्वर्ट करना है, एसआई में। तो फर्स्ट सिस्टम की यूनिट लिख दी हमने, अब हमको n2 तो कैलकुलेट करना है। तो अब हम बताएंगे m2 हमको काय में कन्वर्ट करना है, एसआई में। तो एसआई में मास को काय में मेजर करते हैं, केजी में, लेंथ को काय में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को काय में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपके पास सीधा फॉर्मूला है n2 = n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c, डन। अब ये फॉर्मूला है, आप इसमें रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए n1 की वैल्यू कितनी है, 1, m1 की कितनी है अपने पास, m1 की हमारे पास है 1 ग्राम, कितना है, 1 ग्राम, और m2 कितना है, 1 kg, ठीक है। और a की पावर कितनी है आपके पास, 1, l1 कितना है अपने पास, 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 1 मीटर, पावर कितनी है, -3, और ये 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर कितनी है, 0। तो 0 होती है तो वो तो हट ही जाता है, तो इसको हटाई दीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका देखिए ये क्या लिखा है, ये 1 मल्टीप्लाई, देखो ग्राम है और ये किलोग्राम, किलोग्राम को भी काय में चेंज कर लेंगे ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है, ओके। 1 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है, -3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई ये 1 अपॉन 1000, ठीक है, ये 100 की पावर कितना है, 3, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 3 बार 100 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा, 1000 बचा। तो ये कितना आ गया, 1000, क्या आ गया, 1000। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई। अब n2 की वैल्यू का ये आ गई आपकी सेकंड सिस्टम में। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, तो मैं यहाँ पर मिटा के लिख देता हूँ। देखिए तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तो ये किसके इक्वल होता है, 1000, और ग्राम की जगह क्या जाएगा, किलोग्राम, और सेंटीमीटर की जगह क्या जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया डेंसिटी का, किसमें, एसआई सिस्टम में। तो इस तरह से अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका काम पहला ये होगा, जो चीज़ पूछी जा रही है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उस डायमेंशनल फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटी आपको दी है, m दिया, l दिया है, उनकी डायमेंशंस आपको पता चल जाएंगी। n1 आपको दिया होगा तो आप फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट लिख लेंगे।
फिर सेकंड सिस्टम में N2 निकालना है, मास का यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाला यूनिट लिखेंगे, ठीक है, लेंथ का वो वाला यूनिट लिखेंगे, टाइम का वो वाला यूनिट लिखेंगे, और उसके बाद ये फॉर्मूले में रखकर आप सॉल्व कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डायमेंशंस के एप्लीकेशन पढ़े जो कि 4 तरह के होते हैं और सारे के एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके डिफरेंट वैरायटी के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।